हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जिसे हम कहते हैं उस पर बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसे हम कह रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई थी, ये हमारी इंडिया की भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि अभी करंट में लागू हो चुकी है। इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। उन सभी बदलावों को हमें जानना ज़रूरी है। जो पैरामीटर्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम है, एग्जिट पॉइंट है किसी कोर्स को छोड़ने का, एंट्री पॉइंट है, कई तरह के जो है बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आए हैं। जितना बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि सारे बेसिक्स हमें पता हो एनईपी के बारे में। उन सभी बेसिक बातों का या बड़े बदलाव का आप कह सकते हो कि मैं जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये लागू हुई है और इसमें काफ़ी चेंजेस जो हैं यूजीसी ने, एनसीईआरटी जो कि किताबें छाप रही है, एनटीए जो कि एग्ज़ाम करवा रहा है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो इन सब लोगों ने धीरे धीरे करके जो है चेंजेस किए हैं और कई बार डिक्लेरेशन करने के बाद में भी उन्होंने जो है कुछ चीज़ों को बदला है। फॉर एग्जाम्पल कि जब ये सबसे फर्स्ट टाइम एक फ्रेमवर्क आया कि स्कूल लेवल पे, यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ये बैचलर्स की पढ़ाई है, बीए, बीकॉम, बीएससी वाली, ये है एमए की पढ़ाई, एमकॉम वाली पढ़ाई, एमटेक वाली पढ़ाई, है ना, और लास्ट में डॉक्टरेट डिग्री होती है। तो शुरुआत में जब ये इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया गया तो सभी तरह के कोर्सेज को जो है एक 10 लेवल पे सेट किया कि टोटल पढ़ाई के 10 लेवल होते हैं शुरुआत में। तो इस तरीके से जो है लेवल शुरुआत में सेट किए गए, लेकिन अभी जो फ्रेमवर्क है, जो टोटल लेवल है पढ़ाई के, वो ये है। लेवल इन द सेंस कि आप जैसे कि बैचलर डिग्री कर रहे हैं 4 साल का, तो आप 6 पॉइंट वाले जो है लेवल पे, लेवल 6 पे हैं आप। लेकिन वहीं आपने मास्टर्स कर ली 2 साल की, जो प्रॉपर मास्टर्स होती है, तो आप लेवल 6.5 पे है। लेकिन आपकी मास्टर्स जो है एमटेक में है तो आप लेवल 7 पे है। तो ये लेवल वाला सिस्टम क्या है, और ये लेवल वाला सिस्टम समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस लेवल वाले सिस्टम को समझ के आप एबीसी जो आपने सुना होगा, है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, वो किस तरीके से काम करता है, उसका इससे क्या लिंक है, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हर चीज को जब आप समझ लेंगे तब आपको एनईपी के अंदर जो फोकस है, जो विजन है, जो कि 4-5 सालों से, मतलब 4 साल तो तभी लग गए थे एनईपी को लागू करने में ही, और अब उसके बाद 4 साल हम बात कर रहे हैं, टोटल 8 सालों से ये जो है रिफॉर्म चल रहे हैं वैसे देखे तो, तब जाके जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इसमें क्या विजन रहा है, कैसे कैसे सब कुछ होगा, आराम आराम से बात करेंगे। और इसी एनईपी के अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं, है ना, या फिर एवरी लेवल पे जो है आप देख सकते हैं कि एग्जिट पॉइंट आपके हर लेवल पे है। आपने बैचलर्स 1 साल किया तो भी है, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, आपने मास्टर्स 1 साल किया, 2 साल किया, हर पॉइंट पे जो है एंट्री है, हर पॉइंट पे जो है एग्जिट का सिस्टम है। फ्लेक्सिबल लर्निंग यहाँ पर जो है आपको दी जाती है, यानी कि आपको, आपके पास कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि पूरी की पूरी क्लास के लिए एक जैसे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कैटेगरीज ऐसी होगी जिसमें आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। चाहे आप किसी भी तरह का कोर्स किसी भी जो है सब्जेक्ट्स में करें, आप किसी भी जगह पे जो है मास्टर्स करें, हर जगह पे जो है आपको इस तरीके से कोर सब्जेक्ट्स हैं या चॉइस वाले इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और पूरा जो फोकस है वो ट्रेनिंग आपको जो है कहीं ना कहीं मिल पाए। ऐसा नहीं कि आप थ्योरीज पढ़ के जो है कहीं आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलने वाली। आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उस पढ़ाई में लाना होगा, कुछ ऐसी चीज सीखनी होगी जो कि मार्केट के अंदर डिमांड है। आपने एमए तक की पढ़ाई की लेकिन आपको 10,000 रुपए की जॉब आज के टाइम में नहीं मिल पा रही है। अब आप कहेंगे मैं तो एमए किया हुआ हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रही है, इतनी पढ़ाई में तो इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। मार्केट के डिमांड के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तब जाके जो आप एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का। दिखने में ये बहुत सिंपल है, लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आई होप कि आपको शायद ही पूरा समझ में आया होगा, है ना। बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि डिजी लॉकर पे जाके आईडी बनानी है, वहां पे जो है क्रेडिट्स दिखाते हैं, बस हो गया।
ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ये होता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है एबीसी के अंदर जो आपको जानना समझना पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि पहले तो थे पूरी पढ़ाई के हमारे 1 से लेके, यानी कि आप स्टार्ट जब कर रहे हैं फाउंडेशन से लेके डॉक्टरेट तक की पढ़ाई को 10 पार्ट में शुरुआत में डिवाइड किया गया था। लेकिन 2023 के मिड में फिर से ये बताया गया कि नहीं, टोटल जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत के जो 4 लेवल हैं दोस्तों, शुरुआत के जो 4 लेवल हैं वो है आपके बच्चों के लिए, है ना? मतलब एकदम प्राइमरी, और आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल तक की जो पढ़ाई है, 12th तक की जो पढ़ाई है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। जिस दिन से एनईपी आई थी उसी दिन से आपने पढ़ लिया था 5334 वाला। हाँ हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है कि नहीं? है 5334, यही 4 लेवल है शुरुआत में जो बच्चों के लिए स्कूल के लेवल पे जो है टोटल 4 लेवल, वो ये है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल। तो टोटल 5 3 3 4 वाला फॉर्मूला तो आपने ये तो समझ ही लिया होगा। और इसमें मैं यहाँ फोकस नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा यूजी और पीजी लेवल की जो पढ़ाई हो रही है आज के समय में, उस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके वीडियोस आपने देखा होगा और उसका डिस्कशन भी काफ़ी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर आपको फोकस करके बताऊँ, जिससे आप समझ सकें कि अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से रैंकिंग, ये ग्रेडिंग मिलेगी, कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। तो स्कूल लेवल पे 4 ये कैटेगरी हो गई। उसके बाद आप देखिए यूजी लेवल पे, अगर आपने मान लीजिए बीए बीए फर्स्ट ईयर है, बीकॉम है, बीसी है ना, बीएससी है, तो ऐसा करके अगर आपने बैचलर्स का फर्स्ट ईयर लिया, है ना, आपने एंट्री ले ली, आप कोर्स में हैं, 1 साल करने के बाद आपको लगा कि नहीं, मेरे लिए कोर्स अच्छा नहीं है, मेरे को कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर वो वाला कोर्स आप छोड़ रहे हो, तो उस कोर्स को छोड़ने पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन लेवल आपका अभी भी कॉलेज लेवल पे नहीं पहुंचा है। पहले ये देखिए, पहले क्या था कि जैसे ही आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं आपको लेवल 5 दे दिया गया था, लेकिन ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि 4.5 लेवल ही है आप, है ना, 5 लेवल तक नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने 1 साल ही किया, तो अभी तो आप स्कूल वाले ही बच्चे हो अगर 1 साल में छोड़ दिए तो। 5th लेवल आपका तब आएगा जब कम से कम आप डिप्लोमा कर लेंगे, तब लेवल 5 की पढ़ाई हो जाएगी आपकी। अगर आपने 3 साल का बैचलर डिग्री कर दिया तो 5.5 हो गया। अगर आप 4 साल का पूरे 4 साल का अगर आप बैचलर कर लेते हैं, तब जाके 1 लेवल आपका या 2 लेवल आपके जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 4 लेवल तक की पढ़ाई थी, 2 लेवल आपके तब बढ़ रहे हैं जब आपने पूरे 4 साल का पढ़ाई कर ली है ना। तो 2 साल की पढ़ाई से जो है कहीं ना कहीं 1 लेवल आप जो है आप आगे बढ़ रहे हैं नए फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में आप छोड़ेंगे तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर में यानी कि 3 साल की डिग्री कर लेंगे तो फिर आपको जो है बैचलर्स की डिग्री, और वहीं अगर आप 4 साल पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे तो फिर जो है आपको लेवल 6 की पढ़ाई मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, कि कैसे पता चलेगा कि हम 3 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ये बता दूं कि ये बात ठीक है कि इसमें आपका इंटरेस्ट मायने रखता है, कि यस आपका इंटरेस्ट है, अब आप 4 साल करना चाहते हैं। तो यहाँ 4th ईयर में होता क्या है, ये रिसर्च और ऑनर्स का ईयर है। 3 साल आपने कर दिया, आपकी डिग्री पूरी हो रही है, इसके बाद अगर आप 4th ईयर में एंट्री ले रहे हैं तो ये रिसर्च और ऑनर्स वाला ईयर रहेगा। प्लस इस 4th ईयर में आप तभी एंट्री कर सकते हो जब आपके 3 साल की डिग्री का सीजीपीए 7.5 प्लस हो। 7.5 या उससे प्लस होने पे ही आप जो है ये ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऑप्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि 4 साल का मेरे साथ हो, 4 साल का करने का इसलिए भी बेनिफिट है, अगर आप डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं तो आप 4 साल का बैचलर्स करके डायरेक्टली आप पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको 3 साल की आपने जो है बैचलर्स कर ली, उसके बाद 2 साल का एमए कीजिए, फिर यूजीसी नेट निकालिए, नहीं तो फिर जो है किसी डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, तब जाके आपको पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। अब क्या सिस्टम हो गया कि जैसे ही आपने 4 साल का अगर बैचलर्स कर लिया, बैचलर्स करते ही आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, बस आपको एग्जाम और देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देने पड़ेगा सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, यूजीसी नेट वाले एग्जाम के साथ में इसको जोड़ दिए, सबसे लास्ट में ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यूजी लेवल पे एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको जो है समझ में आ गया है ना।
4th ईयर में तो वही जा सकता है जिसके 7.5 सीजीपीए हो, है ना। और 4th ईयर में जाने का मतलब है कि आपने पूरा जो है यहाँ पे किया और लेवल 6 आपको यहीं पे मिल जाएगा। नहीं तो लेवल 6 आपको कब मिलेगा, 3 साल का मान लीजिए आपने डिग्री करके, बैचलर डिग्री करके छोड़ दिया, उसके बाद आप एमए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, तो यहां पर आपको एमए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ने पर डिप्लोमा मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है, वो है लेवल 6। तो लेवल 6 इज इक्वल टू दिस, बैचलर डिग्री 4 साल की और एमए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ना भी बराबर है, ये भी लेवल 6 का रहेगा, एमए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ना, पीजी डिप्लोमा, और 4 साल की बैचलर डिग्री सेम लेवल की है। इसके बाद मास्टर्स डिग्री में आप देखेंगे कि ये भी 6.5 का मास्टर डिग्री है, ये 7 पॉइंट का है ना, ये 7th लेवल का है, ये 6.5 लेवल का है, ये भी 6.5 लेवल का है। अब यहां देखिए कि ये मास्टर्स डिग्री की जो यहाँ पे बात हो रही है, ये 1 ईयर वाला वो है जो लेटरल एंट्री का है। जैसे ही आपने बैचलर्स डिग्री 4 साल की आप डायरेक्टली 1 ईयर के मास्टर डिग्री में फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। फाइनल ईयर के अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आपने बैचलर डिग्री 4 साल की हुई है, तो आपको वापस ऐसा नहीं है कि 2 साल और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 साल एक्स्ट्रा दिया है, तो वो यहाँ पर आपका एमए का फर्स्ट ईयर काउंट हो जाएगा। मतलब कि मास्टर डिग्री कंप्लीट होने में 5 साल लगते हैं, 3 साल की बैचलर और 2 साल की एमए। हमेशा से हमने ये सुनते आए हैं कि नहीं आए हैं, वही समय आपको यही लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर 4 साल का बैचलर करके यहाँ पे लेटरल एंट्री लेके डायरेक्टली मास्टर्स करने का फायदा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ भाई। इससे अच्छा है कि आप बैचलर 3 साल का कर लो और उसके बाद में प्रॉपर एमए करो 2 साल की, दिक्कत क्या है। तो इसमें कहानी है दोस्तों, इसमें कहानी ये है, जैसे मैंने कहा कि ये बैचलर्स डिग्री जो है ऑनर्स और रिसर्च की है, प्लस ये वाली करने से एक तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, प्लस यहां पर भी आपको रिसर्च करने के लिए मिला। और मास्टर्स के सेकेंड ईयर में किसी भी तरह का मास्टर्स की डिग्री हो, मास्टर्स के सेकेंड ईयर में रिसर्च बेस्ड जो है सिलेबस रहेगा। फर्स्ट ईयर में रिसर्च कम रहेगा या रहेगा नहीं, प्रैक्टिकल पर फोकस रहेगा, या मास्टर्स लेवल पे जो है जो उसका सेकेंड ईयर होगा उसमें रिसर्च के जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो यहां जो रिसर्च में जाना चाहता है उसके लिए पूरा बेनिफिट ही बेनिफिट है 4 साल की मास्टरी करने के लिए, क्योंकि यहां भी आपको रिसर्च पढ़ने को मिलेगा, प्लस पीएचडी के लिए जो है आप एलिजिबल हो रहे हो, प्लस डायरेक्टली आपको एमए का फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सिंपल रह सकता है, और मास्टर डिग्री में आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे। तो दोनों में जो आपको पाथ अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर होशियार वाले जो है, अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, 7.5 सीजीपीए वाले जा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। यहीं पर ही तो आपको 6.0 मिल जा रहा है, प्लस ऐसे करके 6.5 जो है आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। यहाँ पर भी आपको 6.5 ही मिलेगा। ये 7th लेवल का जो अगर आपको मास्टर्स चाहिए, ये एमटेक वालों के लिए है। ये मास्टर्स जो है एमटेक वालों के लिए, इसलिए 7 वाला मास्टर्स यहाँ पे अलग दिखा है। बाकी मास्टर्स तक की जो आपकी डिग्री मिलेगी उसका लेवल 6.5 लेवल होगा। अब आप कह रहे हैं कि यार लेवल पर इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्या जरूरी है 6.5 6.5 करने की। एबीसी जो है ना दोस्तों, उसके क्रेडिट सिस्टम को समझने के लिए उसका जो सिस्टम है वो इसी हिसाब से करेगा। मतलब मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का जो सिस्टम है वो लेवल के हिसाब से सेट होगा। कौन से लेवल पे आप हो, आपके कितने क्रेडिट्स आपके पास हैं, उसके हिसाब से होगा। इसलिए जो भी आप कोर्स आगे करना जा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे कोर्स का लेवल क्या होने वाला है, तभी आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो, या अनुमान लगा सकते हो कि मैं स्विच कर सकता हूं या एग्जिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। थोड़ा सा हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री पर 1 मिनट बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है 1968 के अंदर आई थी, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है 86 में आई थी, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी आई है। और ये वाला क्या है, एजुकेशन कमीशन है। ये जो 68 में पॉलिसी आई थी ये इस वाले कमीशन ने बनाई थी। और 86 के बाद 92 में राजीव गांधी के समय कुछ बदलाव जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किए गए थे, लेकिन ये प्रॉपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी है। तो इसको आप न्यू भी कह सकते हैं, नेशनल भी कह सकते हैं, जैसा आप कहना चाहें। बाकी सही नाम इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही है, यहाँ भी नेशनल ही होना चाहिए। और इसके बाद ये है दोस्तों कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है
ये अलग अलग लेवल पे हर एक नोडल एजेंसी के द्वारा, हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा और हर एक सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स है ही, तो हर किसी के द्वारा जो है लागू हो रही है। आंटी एग्ज़ाम करवाता है, उसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक्स के लिए जाना जाता है उसको करना पड़ेगा। तो हर किसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक साथ अडॉप्ट करनी पड़ेगी और धीरे-धीरे करके जो है ये काफ़ी हद तक अब जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन और काफ़ी हद तक बाकी भी है, इम्प्लीमेंट हो भी चुकी है काफ़ी हद तक और काफ़ी हद तक बाकी भी है। और ये जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि 5334 का फ़ॉर्मूला, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। और 2 सबसे बड़े बदलाव की अगर मैं बात करूँ एजुकेशन लेवल पे, तो वो ये है दोस्तों कि एक तो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं साल में 2 बार होंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं उनका स्ट्रेस कम रहेगा। अब छोटे बच्चों के साथ मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि बीमार है और बोर्ड का एग्ज़ाम तो चेंज हो नहीं सकता, तो उनको तो दिक्कत हो गई ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 मौके जो हैं उनको दिए जाएँ, है ना? तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप 2 बार अपीयर हो सकते हैं, छोटे बच्चे जो हैं 2 बार अपीयर हो सकते हैं, दोनों में से जो उसके हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे, वो जो है काउंट हो जाएँगे। तो उनका स्ट्रेस कम होगा, ये सबसे बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी बदलाव था। और एक बदलाव इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया कि कम से कम 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी और ज़रूरी है कि आप कम से कम ऐसी एक लैंग्वेज पढ़ें जो कि मदर टंग से जुड़ी हुई हो, मदर टंग वाली लैंग्वेज हो, प्लस कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया से हो तो साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज पढ़ो, अगर आप साउथ इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया की कोई लैंग्वेज पढ़ो। ऐसा प्रयास करने का भी जो है रीज़न इसमें बताया गया, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी यहाँ पर इसमें देखी गई है। और एक स्कूल लेवल पे अगर एक और बड़े बदलाव की बात करें तो वो ये भी है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 6th क्लास के बाद में उसने एक पढ़ाई उसको छोड़नी पड़े और उसके बाद 8th क्लास में जब वो आना चाहिए था, है ना? 2 साल मान लीजिए उसने पढ़ाई नहीं कर पाया, तो 8th क्लास में वो आ सकता है लेकिन उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा बीच में। ऐसे करके भी जो है स्कूल लेवल पर सिस्टम बनाए जा रहे हैं और लागू हो रहे हैं, तो ये भी एनईपी के अंदर एक बड़ा बदलाव है। तो ओवरऑल आपने लेवल्स देखे, लेवल 4.5 आपने देखा कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 5 पूरा है, पूरा मतलब 2 साल का डिप्लोमा हो गया, 5.5 यानी कि डिग्री हो गई, लेवल 6 हो गया, ऑनर्स के साथ में डिग्री हो गई, लेवल 6.5 हो गया कि आप डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर करके आपने छोड़ दिया तो डिप्लोमा लेके जा रहे हैं। उसके बाद आप पूरा एमए कर रहे हैं या पूरा एमवोक कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एमवोक क्या होता है अभी हम बात करते हैं, है ना? मास्टर्स भी जो है कई तरह के होते हैं, ये भी यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेवल 8 सबसे लास्ट लेवल होता है डॉक्टरेट लेवल का, इससे ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं होती है। पीएचडी लास्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? तो वोकेशनल एजुकेशन जैसे एमवोक और बीवोक भी होता है, बीवोक एमवोक भी कर सकते हैं। आजकल इस तरह के कोर्सेज कई तरह सब्जेक्ट्स के लिए जो है चलाए जा रहे हैं। तो MA BA करने की जगह आप बी वोक और एम वोक कर सकते हैं। बी वोक एम वोक का मतलब होता है कि वोकेशनल एजुकेशन यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज या ट्रेनिंग के लिए जो पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमकॉम इन मीडिया स्टडीज। तो एमकॉम इन मीडिया स्टडीज का मतलब है कि सॉरी एम वोक इन मीडिया स्टडीज का मतलब है कि वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं। नाम में ही उन्होंने बता दिया कि हम ट्रेनिंग पर्पज से जो है ये कोर्स चला रहे हैं, ना कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाला है। क्योंकि एमए का मतलब नाम सुनते ही आता था कि खूब थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और पीजी डिप्लोमा शुरुआत से ही इसी पर्पज से बनाए गए थे ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज 1 साल के अंदर दी जा सके। तो ऐसे करके हर एक कोर्स का जो है पर्पस भी होता है, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको वो भी समझना चाहिए। तो था ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। अब 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम आप समझ गए, लेटरल एंट्री का प्रोग्राम है, जैसे 4 साल का आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली जो है इसमें जा सकते हैं 1 ईयर के मास्टर्स में। अगर आपने 3 साल का बैचलर्स किया हुआ है तो आपको यहीं से शुरुआत से स्टडी करनी पड़ेगी, या आपने पहले पीजी डिप्लोमा किया हुआ है कहीं से और पीजी डिप्लोमा करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो 1 साल का पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, मास्टर्स करके 1 साल छोड़ा हुआ है या पीजी डिप्लोमा ही किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले सकते हैं, 1 ईयर में ही आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर एक यूनिवर्सिटी को देती है। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेज़ हुआ करते थे, जिसमें आप जाके जो है डायरेक्टली लेटरल एंट्री लेके डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने पहले मास्टर्स लेवल पे
1 साल करके छोड़ा हुआ है या कहीं दूसरी जगह से आपने मास्टर्स किया हुआ है तो या पीजी डिप्लोमा किया हुआ है तो। लेकिन अब जो है हर एक यूनिवर्सिटी के पास में इस तरह का एक कोर्स जो है हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रोविज़न आ गया है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में ये रहेगा, चाहे आप किसी भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में चले जाएँ या हर किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एनईपी इम्प्लीमेंटेड हो गया है, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने कोर्सेज़ को हम एक साथ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मन होता है, उनके पास प्रॉपर टाइम होता है कि यस हम 2 कोर्स जो हैं कर सकते हैं, मेरे पास करने के लिए दूसरा कुछ नहीं है, पढ़ाई ही हम करना चाह रहे हैं, वही है। तो अगर आप 2 कोर्स फिज़िकली करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ईज़िली आप कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, क्लासेस जो है ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। जो क्लासेस की टाइमिंग्स हैं वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अभी आप कहीं किसी एक यूनिवर्सिटी में एमए का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है? उसकी क्लासेस की टाइमिंग जो है सुबह 9 से लेके शाम के 4 बजे तक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवनिंग कोर्सेज़ भी चलाती है जिसमें 6 से लेके रात के 10 बजे तक का कोई कोर्स हो गया, ऐसे करके डिप्लोमा कोर्स हो सकता है या एमए का डिस्टेंस एजुकेशन हो सकता है उसी यूनिवर्सिटी में, या रेगुलर भी हो सकता है वो। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स है, क्या है। तो आप 2 फिजिकल कोर्स भी कर सकते हैं, बस जो आप कोर्स कर रहे हैं उनकी टाइमिंग जो है ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए दोनों कोर्सेज़, तो आप परस्यू कर सकते हैं। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के भी बारे में जान लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपने सुनी होगी ओपन यूनिवर्सिटी, है ना? डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली जो सेमेस्टर एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में उस पर फोकस करते हैं। एग्जाम लेके आपको डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। उसके डिग्री में भी आपके फिर डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी लिखा आता है कि ये फनली ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई नहीं करवाती। ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी डिस्टेंस लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करवाती और करवा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन वो रहेगा डिस्टेंस का ही। तो एक रेगुलर कोर्स आप कर रहे हैं, दूसरा आपने जो है डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। ये 2 बड़े प्रोविज़न हैं कि 2 साइमल्टेनियसली आप कोर्स कर सकते हैं। अब एक कई बार ऐसी क्वेरी आती है कि सर माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन माँग रहे हैं। अब माइग्रेशन का काम ही खत्म हो गया है दोस्तों। जो एबीसी आया है ना, उसने किया क्या है, माइग्रेशन जो होता था, टीसी जो होता था, उसी को तो एग्ज़ैक्टली रिप्लेस किया है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट एबीसी की वजह से ही जो है पॉसिबल हो पाया है। और एबीसी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो काम है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी जो हम बोलते रहते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया, उसका काम खत्म कर दिया है। एबीसी है ही इस चीज़ के लिए ताकि मल्टीपल लेवल पे या हर एक लेवल पे आपको एंट्री दी जा सके, और किसी भी लेवल पे आप छोड़ के जाना चाहते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप जा सकें। ये एबीसी से ही संभव होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से ही संभव होगा। उसमें कितने क्रेडिट्स रहते हैं उसके हिसाब से। तो ये जो माइग्रेशन का आप देख सकते हैं कि 2023 में उन्होंने जो है यूजीसी ने डिक्लेरिफाई किया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन की डिमांड नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी माइग्रेशन मांगेगी तो 2 कोर्सेज एक साथ कैसे पॉसिबल होंगे। तो इसीलिए मैंने ये 2 कोर्सेज के साथ साथ में आपको ये प्रोविज़न और ये नोटिफिकेशन का ये लाइन भी बताई कि माइग्रेशन कोई अगर आपसे यूनिवर्सिटी मांग रही है, इसका मतलब ये कि वो एनईपी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आप क्लियरली मना कर सकते हैं। और एक प्रोविज़न का आप ध्यान रखें, यूजीसी की सीधी सी गाइडलाइन है कि कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखे गए डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं कर सकती। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई डॉक्यूमेंट मांग रही है तो उसे सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस में लिख के देना होगा कि हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और कोई डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस में सबमिट नहीं है तो उसका डिमांड कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है, उसकी डिमांड नहीं कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो। और ये कैसे पॉसिबल होगा, एबीसी और सीबीसीएस जो है, एक तरीके से आप समझ पाएंगे कि एबीसी के अंदर ही जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आपका बना है ना, हमारा पूरा क्रेडिट सिस्टम है और हमारे क्रेडिट सिस्टम का नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, सीबीसीएस। अब ये जो सीबीसीएस जो है आपके एबीसी अकाउंट में जो है डिपॉजिट रहते हैं, और जब एबीसी अकाउंट में डिपॉजिट रहेंगे तो आप कहीं पर भी जो है माइग्रेट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं।
है ना। आप अभी राजस्थान में पढ़ रहे हैं, अब आप तमिलनाडु में पढ़ना चाह रहे हैं, यू कैन इजीली डू इट, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और एबीसी ने इसको जो है काफ़ी इजीली बना दी है। पहले इतना इजी नहीं था, ये कर तो सकते थे लेकिन इजी नहीं था कि यहाँ से फर्स्ट ईयर आपने कर दिया, अब आप कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, बड़ा मुश्किल काम था। और वो भी सेकेंड ईयर में, आपने फर्स्ट ईयर यहाँ से कर लिया, सेकेंड ईयर अब दूसरी यूनिवर्सिटी से करना है, एकदम भारी काम हो जाता था। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये बहुत दिक्कत ही आ जाती थी। तो अब हम जान लेते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है उसके बारे में। सीबीसीएस वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप कोर्स को चूज कर सकें और उसके हिसाब से जो है आप पूरा अपना खुद का सिलेबस डिजाइन करें। अब मतलब क्या होगा दोस्तों कि अभी जो आजकल के कोर्सेज आ रहे हैं उसमें ये सिस्टम चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए ऐसे होंगे जो कि कोर है, यानी कि फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए इलेक्टिव रहेंगे, आपको इलेक्ट करना है कि यस मेरे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये वाला नहीं पढ़ना। तो जैसे आपको 6 ऑप्शन दे दिए, 6 में से आपको कहा कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप बता दो जो आपके इंटरेस्ट के हो, तो आपने 6 में से 2 ये चूज कर लिए, 2 आपके फिक्स है, ऐसे करके जो है पूरा सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर 3 तरह के आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहला सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट जो कि सबके लिए फिक्स रहेगा, दूसरा रहेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से, और तीसरी जो चीज़ है मार्किंग जिस चीज़ पे होगी वो होगी आपकी स्किल बेस्ड जो चीज़ें होगी, जो आपको कोर्स करवाया जा रहा है, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसके बेसिस पे। तो मार्किंग का जो अब ग्रेड सिस्टम आया है, जो कि गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, हर तरह के कोर्स में, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, मैक्सिमम लगभग सभी कोर्सेज में, उसमें 3 पार्ट्स में जो है सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड किया गया है। उसी के अंदर जो है सीबीसीएस सिस्टम ये काम करेगा, जो कि आपके एबीसी के अंदर क्रेडिट उसके दिखाई देंगे। एक और आपको महत्वपूर्ण चीज जाननी होगी कि यूजीसी ने स्कूल से लेके डॉक्टरेट तक, यस पीएचडी तक, एक नियम फिक्स किया है कि हर साल में, एक साल में 1200 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। 1200 घंटे आपको एक साल में लगाने हैं, और एक साल में 2 सेमेस्टर के हिसाब से 40 क्रेडिट आपको मिलेंगे। एक सेमेस्टर के 20 क्रेडिट है, कहीं पर भी कोई भी कोर्स कर लीजिए आप, लगभग सभी जगह पे एक सेमेस्टर के 20 क्रेडिट, 2 सेमेस्टर के 40 हो गए, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, है कि नहीं। तो और एक साल में आपको जो है यहाँ पे 1200 घंटे की पढ़ाई होगी, यानी कि 1200 घंटे इज इक्वल टू 40 क्रेडिट्स। तो इस तरीके से जो है सभी जो कोर्सेज है वो चलेंगे। सभी कोर्सेज का एक ही नियम है, अगर आप गाइडलाइन में पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स का एक चीज कॉमन है कि एक साल में 2 सेमेस्टर जो कि होते ही आए हैं, एक सेमेस्टर के 20 क्रेडिट पॉइंट, 2 सेमेस्टर 2 साल में हो गए तो 40 हो गए, 1200 घंटे की पढ़ाई एक साल के अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एबीसी की प्रोसेस के ऊपर, बेसिक सी क्या बात है। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो समझ में आ गया कि एक साल में आपको जो है 40 क्रेडिट मिल गए। अब उन क्रेडिट का आप कैसे यूज करके दूसरी जगह जा सकते हो, कैसे आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं जो है आपकी क्लियर कर देता हूँ, जो बीच में कई बार कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं। ग्रेडिंग पॉइंट जो है दोस्तों यूनिवर्सली ऐसा रहेगा, अब इस तरह का ग्रेडिंग पॉइंट जो है हमारा रहेगा कि अगर आप अब्सेंट रहते हैं एग्जाम में या अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल हो जाते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा, मतलब ग्रेड नहीं मिल सकता। आपने 20% बनाए नहीं बनाए वो कोई मतलब ही नहीं है। 36% से नीचे जा रहा है जैसे तो फेल होता है ना, तो फेल और 34 बनाने वाला एक ही बंदा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है कि नहीं। तो आपको एग्जाम देने आना होना तो बढ़िया बात यही है कि आप अच्छे से आओ, आपको लगे कि फेल ही होंगे तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, ग्रेड आपको 0 ही मिल रहा है, ये सिस्टम बनेगा। और अगर आप पास हो गए तो 4 मिल गए, एवरेज हो, अबव एवरेज हो, गुड हो, वेरी गुड हो, एक्सीलेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो, ये इस तरह की ग्रेडिंग जो है दोस्तों अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको टोटल क्रेडिट्स मिलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ ये भी आपको समझना है सीजीपीए वाला और एसजीपीए वाला, कि ये कई बार जिसको नहीं मालूम तो वो देख लीजिए जो परसेंटाइल से पढ़े हुए मेरी तरह। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है ना, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, पहले जीपीए याद रखिए, जीपीए कॉमन है, ग्रेड पॉइंट एवरेज ये ग्रेड पॉइंट है, इनका एवरेज सेमेस्टर लेवल पे अगर हो तो एसजीपीए, और सारे सेमेस्टर्स का जोड़ के निकाल दे तो सीजीपीए क्यूमुलेटिव हो गया ना। ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए हो गया, अब ये सेमेस्टर लेवल पे है तो एसजीपीए, और सभी सेमेस्टर का जोड़ दिया तो सीजीपीए।
है ना। तो CGPA आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो अब ABC प्रोसेस के बारे में आपने शायद कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आज आप पढ़ लेंगे। आपने यहाँ देखा कि क्रेडिट इज़ रिडीम्ड, ऐसे कुछ आपने देखे होंगे, डेबिट हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। तो ये किस तरह का सिस्टम है। तो अगर थोड़ा सा सिंपली मैं आपको बताऊं, तो आपने कहीं कुछ कभी ना कभी तो गेम खेला होगा। अब गेम में कई बार होता है ना कि जैसे ही आप एक लेवल पार करते हो आपको कॉइन्स मिलने लगते हैं, पॉइंट्स मिलने लगते हैं। जब आप काफ़ी सारे लेवल जीत जाते हो या उसमें कुछ आ गया, जैसे सिक्के पड़े हुए हैं, आप उधर से गुजरे हो, सिक्के मिल गए, तो बहुत सारे सिक्के हो गए, कॉइन्स हो गए, पॉइंट्स मिल गए, तो आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, उसमें बंदूक खरीद सकते हो, है ना। तो आप अपना लेवल अप कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही आपके पास पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। रिवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। तो पॉइंट्स इकट्ठा करके आप क्या कर रहे हैं, रिवार्ड्स ले रहे हैं। ऐसे ही ये ग्रेड पॉइंट्स आप इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। ये सिस्टम रहेगा, है कि नहीं। तो अब आप देखिए कि जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अपनी, तो एक साल में कितने मिलेंगे, 40 मिल सकते हैं। हर साल 1200 घंटे की पढ़ाई होगी, PhD लेवल तक की भी, और हर साल 40 मिल सकते हैं। ये NCRF की क्रेडिट लेवल है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना 4.5, ये NCRF है ना। तो ये उस तरह के फ्रेमवर्क के हिसाब से चलता है। ये ABC के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली जिस दिन आप यूज़ करेंगे उस दिन आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि क्रेडिट पेड्स, ये क्रेडिट्स हैं। और जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 40 निकाल लिए, अगले साल में आप निकाल सकते हैं 80, उससे उसके बाद 120, उसके बाद 60, 160, है ना। जैसे ही आपके 160 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, आपको क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। 8 सेमेस्टर वाली, यानी कि 4 साल वाली हुई है। और अगर आप 3 साल की बैचलर डिग्री ले रहे हैं तो 120 पॉइंट्स अगर आपके पास इकट्ठा है तो 120 पॉइंट लेके से भी आप बैचलर्स कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ से मान लीजिए सेकेंड ईयर में एग्जिट करना है, तो आप 80 पॉइंट्स मान लीजिए, 80 क्रेडिट लेके, या आप जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं, तो उसको लेके आप दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी 8 सेमेस्टर पूरे हो गए, तो उसके बाद ये कॉइन नहीं बना के रखेंगे ना, यहाँ पे ये क्रेडिट नहीं बना के रखेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि चलो मेरे पास तो कॉइन पड़े हैं, और दे दो और दे दो। तो यहाँ पर वो कॉइन जो है आपके रिडीम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप एग्जिट लेते हैं, यहाँ मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एग्जिट लेते हैं, 40 क्रेडिट आपके पास है। दूसरी यूनिवर्सिटी के पास में जाते ही वो कहेगा अच्छा आपके पास 40 है, लाओ 40 क्रेडिट मेरे को दे दो, ये कोर्स ले लो। तो ऐसे वो जो है रिडीम करने का इस तरह का सिस्टम चलेगा। और कुछ कुछ ऐसा सिस्टम भी यहाँ पे देखा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो 2 कोर्स एक साथ करना चाहता है, तो आप बताइए कि एक कमज़ोर स्टूडेंट जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, क्या उसको 2 कोर्स एक साथ करने चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है पढ़ाई में, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए जो है कहीं न कहीं 2 कोर्सेज़ अलाउ होने चाहिए। तो ये क्रेडिट बेसिस के ऊपर जो है ये भी सिस्टम चलेगा आने वाले समय में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना, लेकिन इस तरीके से चलेगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया है गया ऑफिशियली, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि किस तरीके से ये हो जाएगा, कि आप क्रेडिट के बेसिस पे ही 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे, या फिर आप जो है ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे एग्जिट करके अगर एंट्री लेने वाली की बात है, तो आपको क्रेडिट्स रिडीम करवाने पड़ेंगे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। वो आपका ABC अकाउंट चला जाता है, वो वहाँ पे रिडीम हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है यहाँ पे चलने वाला है। बाकी ABC अभी लागू ही हुआ है और पूरी तरह से प्रैक्टिकल हुआ नहीं है। जब तक पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे तब तक डिटो क्लियर तो नहीं हो सकता। लेकिन आई होप कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। और ये जो ABC का जो सिस्टम है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो है ये बेसिस है। तो इसको हैक करना, इसको बदल देना, ऑनलाइन गड़बड़ी करना, ये सब पॉसिबल नहीं है। पहले लोग ऐसे भी करते थे, जब माइग्रेशन सिस्टम चलता था तो फेक माइग्रेशन के बेसिस पे 2-2 3-3 जगह पे जो है ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देते थे। ऐसा भी सिस्टम लोगों ने किया है कि जगह जगह से ग्रेजुएशन या कहीं इनरोलमेंट कर लेना, ये सब अब पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ABC अकाउंट आपको देना पड़ेगा। ABC अकाउंट से एक चीज़ ज़रूरी याद आई दोस्तों, कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हुए हो ना, वहाँ जाके आपको ABC अकाउंट देना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को खुद से सुगंध नहीं आई है कि आपने ABC अकाउंट डिजी लॉकर पे जाके इसे बना लिया है तो ऐड कर दें, आपका ऑटोमेटिक नहीं होगा। यूनिवर्सिटी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि दिस इज़ माई ABC अकाउंट,
प्लीज़ अपडेट माई क्रेडिट्स ऑन दिस अकाउंट। तो आपको एप्लीकेशन लिखना, कुछ उनका जो फ्रेमवर्क बना हुआ होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके अकाउंट में वो क्रेडिट्स आएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो वहाँ जाके चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मेरा एबीसी अकाउंट मैंने बना लिया है, इसमें क्रेडिट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या मसला चल रहा है। मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो कैसा क्या चलेगा। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आप बात कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क चलता है। ये एनसीआरएफ क्रेडिट लेवल है। तो ये जो आपके एबीसी का पूरा सिस्टम चलेगा, उसमें ये चलेगा दोस्तों, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ये पूरा फ्रेमवर्क हमारे इंडिया में बना हुआ है। यही जो है एबीसी अकाउंट को जो है पूरा यहाँ पर इसी के अंडर में जो है ये पूरा काम करेगा। यहाँ एक बार आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए NHEQF जो कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, यही आपको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, री एंट्री ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता है, और यही आपको प्रोविजन निकाल के देता है। इसी के अंदर ये सब चीज़ें सिस्टम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया और आपने 6-7 साल स्टडी नहीं की, 10 साल तक नहीं की, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर करके छोड़ा हुआ तो था, मेरे पास तो 40 क्रेडिट थे ना, तो एडमिशन दे दो मेरे को। तो यहाँ एबीसी अकाउंट में जो आपका क्रेडिट है दोस्तों, इस फ्रेमवर्क के तहत जो आपका क्रेडिट है वो 7 साल वैलिड रहेगा। पूरा फ्रेमवर्क जो बताता है ना क्रेडिट्स का, वो ये वाला है। तो 7 साल तक जो है आपके क्रेडिट्स वैलिड रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप बीच में स्टडी छोड़ के फिर से री एंट्री करना चाहते हैं, आगे आगे परस्यू करना चाहते हैं स्टडी को, कर सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट है वो एबीसी अकाउंट में 7 साल मान्य करेगा। भाई 7 साल में पढ़ाई भी तो भूल गए हो, इसलिए फिर से स्टार्ट करो पढ़ना, ये कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है, मान लीजिए मैं मास कॉम की पढ़ाई कर रहा था और मैंने मास्टर्स में फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, 7 सालों से मैं जो है इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से आना चाहता हूँ सेकेंड ईयर में, तो मैं आ सकता हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो ये भी प्रोविजन आके दिया गया है कि 7 साल के बाद में भी एंट्री हो सकती है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, है ना, वैलिडेशन जो है उसका चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही जो है उसके लेवल, उसी के बेसिस पे अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपकी लेटरल एंट्री जो है उस प्रोग्राम के अंदर हो सकती है। और एक बात का ध्यान रखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है, लेकिन आप खुद से भी अवेयर रहिए। जैसे कि NAAC है, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रेडेशन काउंसिल, ठीक है, ये जो है सर्टिफाई करती है कोई यूनिवर्सिटी की। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पे डाउट हो रहा है तो प्लीज़ जाके वेबसाइट पे चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, किस तरीके से है। और NIRF की रैंकिंग तो आपने सुनी ही होगी, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक पे जो है लिखी होती है कौन सी यूनिवर्सिटी किस लेवल की है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ कि उस पे लूँ, है ना। मान लीजिए 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने हैं और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट है। जस्ट चेक द NIRF रैंकिंग। आपको NIRF रैंकिंग जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से वो प्रोवाइड होती है। NIRF रैंकिंग के तहत जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर कोर्स कैसा काम कर रहा है वो आपको स्टूडेंट से या हमारे जैसे मेंटर लोगों से जो है आपको पूछना पड़ेगा कि सर वहाँ पे जो है इस तरह की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यूनिवर्सिटी कैसा काम कर रही है ये आप NIRF से चेक कर सकते हैं। बाकी उस जरूरी नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, तो वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है रैंकिंग्स वगैरह आती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक बताया कि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन है कि मैक्सिमम PhD स्कॉलर्स बढ़े, तो हमारी कंट्री दोस्तों एकेडमिक लेवल पे काफ़ी पीछे है, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है कि PhD लेवल पे जो है इनरोलमेंट बढ़ाई जा सके, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, बड़ी कमी है हर एक सब्जेक्ट में। खासतौर से मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स को मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी कमी है मास कम्युनिकेशन के सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। क्वालिफिकेशन नहीं हो पाती, PhD नहीं है प्रॉपर तरीके से, नेट नहीं है, तो काफ़ी कम क्वालिफाइड जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हमारे इंडिया में मास कम्युनिकेशन के हैं। बहुत छोटी दुनिया है मास कॉम में एकेडमिक्स की। तो उसके लिए ये तो केवल एक सब्जेक्ट की बात हुई, मतलब हर एक सब्जेक्ट्स में अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी है कि
पीएचडी में जो है इनरोलमेंट समय के साथ में बढ़े। और रिसर्च के मामले में हम बहुत पीछे हैं, मैंने कहा एकेडमिक लेवल पे बहुत पीछे हैं, यानी कि रिसर्च की कमी है, इसलिए पीछे हैं। जो रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में होती है, वैसी रिसर्च हमारे यहाँ पे हो नहीं पा रही है ना, काफ़ी पीछे हम रिसर्च के लेवल पे। तो इस वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट आता है दोस्तों, यूजीसी नेट का जो इस बार का 2024 में जून से जो सेशन हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड होगा। पहली कैटेगरी, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हालांकि फॉर्म भरते समय भी आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने नेट के लिए भी किया है, जेआरएफ के लिए भी किया है, पीएचडी के लिए भी किया है, तीनों के लिए किया है, तो 3 कैटेगरी के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। पहली कैटेगरी उन लोगों की होगी जो कि पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है प्लस जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, और जेआरएफ है तो डेफिनेटली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट भी आपका हो ही गया। तो पहली कैटेगरी वो जिसमें पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो गए, जेआरएफ भी क्लियर हो गया, तो यानी कि नेट भी आपका क्लियर हो गया। और कैटेगरी सेकंड जिसमें पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, नेट के लिए भी आप हो गए हैं, लेकिन जेआरएफ आपका जो है क्लियर नहीं हुआ है। तीसरी कैटेगरी वो कि आप पीएचडी के लिए तो एलिजिबल हो गए, लेकिन जेआरएफ नेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हुए हैं, है ना। तो पहली कैटेगरी में तीनों पीएचडी, जेआरएफ, नेट, दूसरी कैटेगरी में पीएचडी और केवल नेट, है ना, और तीसरी कैटेगरी में केवल पीएचडी नॉट जेआरएफ और नेट। तो ऐसे 3 कैटेगरी के अंदर जो है रिजल्ट आएगा। और इस बार से ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से, अगर उसका ओवरऑल मार्क्स 40% से नीचे है तो वो क्वालिफाइड नहीं रहेगा। और आप किसी भी कैटेगरी से हो, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में कोई भी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, अगर आप 35% से नीचे हैं तो आप किसी भी चीज़ में क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ है इस बार से लागू की गई है। नहीं तो क्या होता है कि मेरिट के हिसाब से वो कट ऑफ बन जाती है, तो अगर 35 से कम भी है तो वो भी एलिजिबल हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला एजुकेशन का बन रहा है ना आगे। अब जो पहले से आपने उसको नेट क्वालिफाइड कर दिया और वो उसकी स्थिति खुद की बड़ी खराब, उसे खुद ही जो है पूरा समझ में नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, उसके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, तो वो अगर आप उसे क्वालिफाइड बता देंगे तो गड़बड़ होगी। तो इस वजह से 35% उन लोगों के लिए भी कर दिया जो कि रिजर्व कैटेगरी से है। अनरिजर्व के लिए तो 40% है ही। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को भी जो है कम से कम 35% मार्क्स तो बनाने ही पड़ेंगे, उसके बिना वो क्वालिफाइड हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके कई छोटे छोटे रिफॉर्म्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए धीरे धीरे हो रहे हैं। आई होप कि भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होगा और आप और हम मिलके भारत को जो है काफ़ी आगे लेके जाएंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे से जो है स्मार्ट वर्क करेंगे, और जितना बेस्ट हो सकता है उतनी बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए जो हम पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरी ओर से इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।